गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप ऑफ लीजेंड्स तक पढ़ लिया था और जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि लीजेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, लीजेंड्स क्या होते हैं, सब बातें हम लोगों ने की थी। हमने बताया था मोनोडेंटेड लीजेंड्स होते हैं, क्या होते हैं वो, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लीजेंड्स क्या होते हैं, ट्राइडेंटेड क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लीजेंड्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने एम्बीडेंटेड लीजेंड्स की भी बात की थी। क्लियर आप लोगों को? तो मैं पूरी लीजेंड्स की आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लीजेंड क्या कहलाता है और उसके पास कितने डोनर एटम है और उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, आप लोगों को पता चल जाएगा इस बारे में। मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है दैट इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम लोग बात करेंगे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर आप लोगों को। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस और तीसरा होता है हम लोगों का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है? तो ये तीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तीन तरह के होते हैं। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स किनको बोलते हैं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स किनको बोलते हैं, एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस किसको बोलते हैं, जरा देखिए। अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CONH36, दिस वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? व्हाई आई एम सेइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिकॉज़ इन दिस कंपाउंड ए कोऑर्डिनेट बॉडी इज प्रेजेंट। क्लियर है? और इसके ऊपर बेटा चार्ज है 3 पॉजिटिव। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उनको कौन से कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस। मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दैट इज द FeCN6 नेगेटिव। क्लियर है? तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अब क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इन कॉम्प्लेक्स को मैं कौन से कॉम्प्लेक्सेस बोलूंगा? नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस। वहीं पर एक एग्जांपल मेरे पास और भी है दैट इज द NiCO4 और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो उन कॉम्प्लेक्सेस को कौन से कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। छोटी सी बात थी, कोई बड़ा इश्यू नहीं था। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कहेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और अगर मैं बात करूं यहां पर कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उनको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक की बात? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे पास डबल साल्ट क्या होता है और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द डबल साल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा क्या होता है अगर मैं किन्हीं भी 2 और मोर कंपाउंड्स को उनके स्टियोकोमेट्रिक रेशियो के अंदर ऐड करता हूं, स्टियोकोमेट्रिक रेशियो के अंदर ऐड करता हूं, क्लियर, आपस में मिक्स करता हूं, ऐड करता हूं, तो वो क्या तो डबल साल्ट बनाएंगे या क्या बनाएंगे? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? अगर मैं किन्हीं 2 या 2 से अधिक साल्ट्स को आपस में मिक्स करता हूं, ऐड करता हूं, तो वो एक क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। वो कंपाउंड्स में भी डबल साल्ट हो सकता है और में भी आपका क्या हो सकता है बेटा? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकता है। क्लियर है आप लोगों को? तो जरा देखिए अब क्या होता है डबल साल्ट और क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर मैं क्या करता हूं किन्हीं भी 2 और 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को आपस में उसके स्टियोकोमेट्रिक रेशियो के अंदर मिलाता हूं तो वहां पर हमारे पास 2 चांसेस होते हैं, क्या तो वो डबल साल्ट भी बन जाएगा और दूसरा है क्या? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो डबल साल्ट बना या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो जरा देखिए, अगर मैं क्या करता हूं यहां पर KCl और MgCl को अगर मैं मिक्स करता हूं उसके स्टियोकोमेट्रिक रेशियो के अंदर, तो बेटा वहां पर जो ये कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड क्या बनेगा? कैरनालाइट। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बेटा यहां पर बोलेंगे डबल साल्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट बोलने का क्या कारण है कि अगर मैं इसको क्या करता हूं वाटर के अंदर ऐड करता हूं या इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, तो जब मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस। पर्टिकुलर हर तरह के आयंस में ये हम लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? अरे बोलो, या 6H2 लिख देता हूं।
क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अभी मैं बात करता हूं दूसरा एक डबल साल्ट का एग्जांपल लिया बेटा मैंने, दैट इज द मोहर साल्ट। इसको भी अगर मैंने फेरस सल्फेट और अमोनियस सल्फेट को आपस में एक फिक्स्ड रेशियो है उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अंदर ऐड किया है, तो वहां पर जो बनेगा मेरा क्या बनेगा, डबल साल्ट बनेगा। और मुझे कैसे पता चलेगा ये डबल साल्ट बना है, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं तो इट विल डिसोसिएट इनटू अगेन आयंस, तो आयंस में टूटेगा तो बेटा Fe2 पॉजिटिव बनेगा, SO4 2 नेगेटिव बनेगा, NH4 पॉजिटिव बनेंगे, प्लस अगेन SO4 2 नेगेटिव बनेगा, डॉट 6H2। क्लियर आप लोगों को, तो ये सभी आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं। क्लियर आप लोगों को। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज द पोटास अलम, इसका बेटा आप लोग घरों में यूज करते हो, दैट इज फिटकरी। फिटकरी यही तो होती है, फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला तो यही होता है। अगर मैं इसको भी अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं तो क्या बनेगा बेटा, K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव डॉट 24H2O। बेटा बैलेंस कर लेना कितने आयन है कितने इधर है। क्लियर आप लोगों को, तो समझ में आई बात कि अगर मैं डबल सॉल्ट को कहीं भी एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, पानी में डालता हूं, तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, वो आयंस के अंदर टूट जाएगा। मींस मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि इन आयंस की जो आइडेंटिटी है या इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इनके साल्ट्स की भी हो। क्लियर है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज इनके साथ क्या करती होंगी, मैच करती होंगी, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। क्लियर आप लोगों को। दूसरी बात मींस प्रॉपर्टीज लगभग क्या करेंगी, आयंस की और साल्ट की मैच करेंगी। क्लियर आप लोगों को। तीसरी बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनके अंदर कहीं पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। डबल सॉल्ट के अंदर हमेशा इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को। आप जब भी इन डबल सॉल्ट्स को बनाते हो तो इनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अंदर ही, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अंदर ही आप लोगों को दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करना होगा। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी अमाउंट लिया और मिक्स कर दिया डबल साल्ट बन जाएगा। इनका पर्टिकुलर एक डेफिनेट प्रोपोर्शनल है, उसके अंदर आप लोग जब ऐड करोगे तो क्या बनेंगे, हमारे पास डबल सॉल्ट बनेंगे। क्लियर है। मींस ये एक तीसरी बात, ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, या आइडेंटिटी को लॉस करते हैं, सॉरी आइडेंटिटी लॉस करते हैं। कैसे, मतलब मेरा समझ में आई आप लोगों को बात कि यहां पर जैसे ही आप लोगों के पास एक पोटास अलम है, मान लो K2SO4 है, क्लियर है, तो K2SO4 की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा, क्या किस में डाल दूंगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन या वाटर के अंदर डाल दूंगा, तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, और आयंस में डिसोसिएट करने पर ये क्या कर जाएगा, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। क्लियर है, मतलब अब अपने पास फिटकरी की प्रॉपर्टीज अपने को यहाँ पर मैच नहीं होगी। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई। अरे क्लियर है यहां तक की बात। तो मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया आइडेंटिटी को लॉस नहीं कर, आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। उसके बाद इनके बीच में ये जब भी कंपाउंड बनेंगे उनके स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगे। लास्ट बात इसकी मैं बता रहा हूं कि जब ये कंपाउंड्स आप डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व करने से पहले ही अपने को किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड इनका नेचर रहेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग इनको डिसॉल्व कर देते हो तो डिसॉल्व करने के तुरंत बाद ये क्या बना लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। मींस कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। जब आप इनको डालोगे तो वहां पर ये किस में डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में टूट जाएंगे। क्लियर आप लोगों को, किसमें डिसोसिएट हो जाएंगे, आयंस में। तो ये बात मैंने आप लोगों के सारी की डबल सॉल्ट की। अब बात करता हूं बेटा दूसरा टॉपिक, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जनरली जब आप इनको स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अंदर मिलाते हो तो मिलाने के बाद ये क्या करते हैं, इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर आप लोगों को। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अंदर ऐड करो, आप उसको क्या कर सकते हो, मे और मे नॉट बी एडेड इन द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है आप लोगों को। दूसरी बात, जब ये कंपाउंड बन जाता है और आप इसको देखते हो तो इसका नेचर कैसा होता है, सॉलिड। लेकिन अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके अंदर भी ये आपका सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। मींस ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा।
अब आयंस के अंदर डिसोसिएट कौन सा नहीं होगा? जो पार्ट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इट विल डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। मींस क्या होगा कि अगर मैं बात करूं कि K4FeCl6, इसको अगर मैं डिसोसिएट करता हूं पानी के अंदर डालने के बाद, तो ये टूटेगा, दैट इज किसमें 4K पॉजिटिव प्लस FeCl6 4 नेगेटिव। मींस ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब इससे एक बात क्लियर होती है कि बाहर जो काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं, उन काउंटर आयंस के बीच में और कॉम्प्लेक्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और उस कॉम्प्लेक्स में मींस मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट इज द प्योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है आप लोगों को? वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर है आप लोगों को? दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग इसकी कर रहे हैं कि जैसे डबल सोल्ट पानी में डालने पर या उनका एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर रहे थे, ये आप लोग देखो एज इट इज है हमारे पास पानी में डिसॉल्व होने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड्स पानी के अंदर डालने पर अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, वहीं पर डबल सॉल्ट क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को लॉस करते हैं। क्लियर है? इसके अंदर जो बॉन्ड होगा काउंटर आयन के बीच में और काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के बीच में जो बॉन्ड होगा, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, और कॉम्प्लेक्स में मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा, दैट इज द प्योरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको डिसोसिएट करना चाहूं तो कैसे टूटेगा? CO NH3 4 SO4 का कितना होता है? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। मींस जो बाहर काउंटर आयन लिखा हुआ है, वो जो काउंटर आयन है वही डिसोसिएट होगा। अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज है वो कभी भी हमारी डिसोसिएट नहीं होगी। ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लॉस नहीं करेंगे। समझ में आ गई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मान लो आप लोग कोई भी दो कंपाउंड ऐड कर रहे हो, मान लो आप लोगों ने पोटाशियम और Fe और C सारी चीजें ऐड करने के बाद ये कंपाउंड बना। क्लियर है? तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी। किसके रेस्पेक्ट में? जो आप लोगों ने रेस्पेक्टिव इसके अंदर एलिमेंट आयंस या कंपाउंड ऐड किए हैं, उसके रेस्पेक्ट में इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या होंगी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। क्लियर है आप लोगों को? तो यहां तक कि अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरे से बात कर सकते हो आप लोग। क्लियर? एक लास्ट और रह गया इसके बीच में कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, डबल सोल्ट बनते हैं, जब भी कोई भी कंपाउंड डबल सोल्ट बनाएगा तो वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी के अंदर कंपाउंड बनाएगा, नॉर्मल वैलेंसी के अंदर। क्लियर? नॉर्मल वैलेंसी मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो वो मतलब 2 के साथ ही जुड़ सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। सोडियम की 1 होती है तो वो मेनली 1 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो यहां पर ये अपनी नॉर्मल वैलेंसी के साथ साथ, नॉर्मल वैलेंसी में तो बनाएंगे ही कंपाउंड, इसके साथ साथ ये इससे हायर वैलेंसी के अंदर भी कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेनली 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, जिनको मैं अभी थोड़ी देर में बर्नर्स थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को ये सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये चीज अभी हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। सो अभी हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ कि डबल सोल्ट और किसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आई तो प्लीज वीडियो में कमेंट करें और मुझसे प्रॉब्लम्स पूछिए। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, जरा देखिए आगे की तरफ। सो आप लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हो ट्रीज की जो लीव्स होती हैं, पर पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनका रंग हरा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर उसका मेनली एक पिगमेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से आप लोगों का जो कलर होता है लीव्स का, वो कैसा होता है बेटा? ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, और कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स है बेटा? दैट इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल का एक कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम मेटल के कॉम्प्लेक्स का नाम कोई पूछे तो क्या बताओगे? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में मिलता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में अंदर मिलता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। दूसरा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा विटामिन B12, विटामिन B12। क्लियर है? तो B12 एक आप लोगों को पता है, ये जो है ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
कोबाल्ट मेटल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा? कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? कोबाल्ट। लास्ट बेटा आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, ये भी एक हमारे कलर है, हमारे जो ब्लड का कलर होता है रेड कलर होता है, वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स, और ये किसका कॉम्प्लेक्स है बेटा? आयरन का कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है आप लोगों को? तो आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज द हीमोग्लोबिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में चारों तरफ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, वही उसका क्या कहलाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। समझ में आ गया? सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए होंगे, जितने कौन से बॉन्ड बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है कैसे बनते हैं? लोन पेयर के ट्रांसफर से। क्लियर है आप लोगों को? तो मैं दूसरी बात ये भी कह सकता हूं कि जितने आप लोगों के पास लोन पेयर को डोनेट करने वाले एलिमेंट्स हैं किसी भी लीजेंड के अंदर, वो उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, और अगर जितने कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड बनेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल कुछ बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों के पास एक एग्जांपल है दैट इज द CO CN6 3 नेगेटिव। क्लियर है आप लोगों को? ये एग्जांपल है। तो आप लोग मुझे बताइए इस कंपाउंड के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? एक CN है, एक CN के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं बेटा? एक लोन पेयर होता है। कितने? तो एक लोन पेयर क्या करेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? CO मेटल के साथ। अरे बोलो, तो एक CN ने कितने बनाए बेटा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने CN है टोटल? हमारे पास 6 CN है, तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे बेटा? 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा बेटा? बोलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जितने सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में लीजेंड प्रेजेंट होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ऐसा नहीं है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि CO EN थ्राइस 3 पॉजिटिव, मैं आप लोगों से पूछूं इसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो अब देखो यहाँ पर लीजेंड तो कितने जुड़े हुए हैं? 3 लीजेंड जुड़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 3। लेकिन नहीं, 3 नहीं होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने कहा जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, क्या होता है? NH2 CH2 और NH2, यही होता है बेटा। तो एक ईन में कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है, तो ये कितना बॉन्ड बनाएंगे बताओ? 2 बॉन्ड बना रहे कोऑर्डिनेट। तो कितने हमारे पास है? 3 है। एक 2 बॉन्ड बना रहा है तो 3 कितने बॉन्ड बनाएंगे बेटा? बताइए कितने बनाएंगे? अरे बोलिए कितने बनाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? यहां तक की बात, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से मतलब निकाल दीजिए कि जितने लीजेंड प्रेजेंट होते हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे या जितने लोन पेयर को डोनेट करने वाले एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है वही हमारे क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो सभी बच्चों को बताना है मुझे कि CO F6 3 नेगेटिव, CO NH3 3 पॉजिटिव, CO EN थ्राइस NiCN6 4 नेगेटिव, और Fe CN4 2 नेगेटिव। उसके बाद है FeEN थ्राइस 3 पॉजिटिव। उसके बाद है CO EDTA 3 पॉजिटिव या -6 3 नेगेटिव। और उसके बाद है आप लोगों के पास FeCO5। क्लियर है? और FeCl NH3SO4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए बेटा। आप लोग बताइए। FeEN ट्वाइस
Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो इन कंपाउंड्स में आप लोग मुझे क्या बताओगे, कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे कि किस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो बेटा इसमें एक फ्लोरीन आपको पता है एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 फ्लोरीन कितने बनाएंगे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना होगा जरा बताइए। एक इन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक इन के अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कितने इन है यहाँ पर 3 है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। EDTA कल की क्लास में एग्जांपल बताया था, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 5। इसमें देखिए एक Cl बनाता है, एक NH3, एक SO4, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3। यहाँ पर देखिए एक इन कितने बनाता है 2, तो 2 है तो 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा इसका 6 हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को। जो कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आप लोगों को चीजें समझ में आई। सो प्लीज आप लोग इसको देखिए, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए। जब भी हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे आप लोगों को हर कॉम्प्लेक्स का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट तरफ। सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोल क्या होता है, जरा इस बात को भी समझ लीजिए। क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोल। बेटा मान लो मेरे पास कोई भी एक सेंट्रल मेटल है, तो सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट होंगे लीजेंड, और वो अपने लोन पे इस सेंट्रल मेटल को डोनेट करेंगे। अरे डोनेट करेंगे या नहीं करेंगे बताइए मुझे, डोनेट करेंगे। ये सब लीजेंड है और सेंट्रल मेटल की तरफ क्या कर रहे हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। और लोन पेयर को डोनेट करने पर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं बेटा जरा बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं जब ये लीजेंड, कब, जब ये लीजेंड अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल की तरफ डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। क्लियर है, यहां तक की बात सभी को समझ में। तो अब बात यह आती है कि जब ये लीजेंड सेंट्रल मेटल की तरफ आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेंगे, तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये लीजेंड किस शेप के अंदर, किस ज्योमेट्री के अंदर आकर यहाँ पर इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 लीजेंड आकर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो उसकी ज्योमेट्री हो सकती है बेटा टेट्राहेड्रल। समझ में आ गई, क्या हो सकती है बेटा टेट्राहेड्रल। आप लोगों ने देखी होगी ना, अरे बोलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला ज्योमेट्री। तो इस प्रकार से क्या बनाएगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। साथ ही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो बेटा वो एक दूसरा अरेंजमेंट भी रखता है, और उसके अंदर आप लोग देखोगे कि जो लीजेंड्स अटैच होते हैं वो किसकी फॉर्म में अटैच होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर। किसकी फॉर्म में बेटा, स्क्वायर प्लेनर। और यहां पर किसकी फॉर्म में होंगे, ये टेट्राहेड्रल। क्लियर है। दूसरा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 5 है, तो बेटा आप लोगों को पता है 5 के लिए किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता है कि अगर वो कोई भी लीजेंड्स आते हैं और वो कोऑर्डिनेशन नंबर उनका 5 है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट कैसा होगा आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता है। इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर आप लोगों को, समझ में आई आप लोगों को बात। नेक्स्ट, अगर किसी भी मेटल लीजेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब मेटल के सराउंडिंग में 6 लीजेंड आ रहे हैं और वो आकर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो बेटा उनकी जो ज्योमेट्री है, उनका जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट कैसा होगा आप लोगों को पता है। उनका अरेंजमेंट होगा दैट इज द ऑक्टाहेड्रल टाइप। कौन सा होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल टाइप। तो अगर कोई एलिमेंट है जो आप लोगों के पास क्या कर रहा है बेटा, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में आ रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, या अपने पास ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में आ रहा है, तो ये जितने भी स्पेशल अरेंजमेंट है लीजेंड के मेटल्स के साथ, ये क्या कहलाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या कहलाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्लियर है आप लोगों को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अब कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम।
सेंट्रल मेटल एटम की आप लोगों को क्या निकालनी है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। पहली बात क्या बता रहा हूँ, जितने भी हैलोजेंस होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा बेटा, आप लोगों को पता है हैलोजन -1 शो करती है। दूसरा, एल्कली मेटल्स जितनी भी होंगी वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज शो करती है +1 का। क्लियर है आप लोगों को। तीसरा, कुछ हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, NH3 हो गया, H2O हो गया, ईन हो गया, ये सब बेटा जीरो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है इनके ऊपर शो करते हैं। लास्ट अगर मैं बात करूं C+O नेगेटिव ऑक्सलेट, इसको C2O4 भी लिखते हैं बेटा, 2 नेगेटिव होता है इसके ऊपर चार्ज, तो ये कितना चार्ज शो करेंगे, -2 चार्ज शो करेंगे। क्लियर है आप लोगों को। CO भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, CO के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है बेटा वो। क्लियर है। H2O में बता चुका हूं, तो लगभग मेनली यही अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए तो आप लोगों को बहुत आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर है। एक पाथ और है NO। क्लियर आप लोगों को। तो NO जो होता है ये दो तरह के लीजेंड शो करता है, कई बार ये पॉजिटिव भी दिखाता है, कई बार ये नेगेटिव दिखाता है, नेगेटिव भी शो करता है। क्लियर है। अब बात होती है कि NO पॉजिटिव कब शो करेगा और NO नेगेटिव कब शो करेगा। इस बात को आप लोग जरा ध्यान से देखिए कि NO का है ना बहुत इंपॉर्टेंट केस बन जाता है हम लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी बात रहेगी। तो NO कई बार पॉजिटिव दिखाता है, कई बार नेगेटिव दिखाता है, और कई बार ये बेटा जीरो भी दिखाता है। तो जरा देख लेते हैं हम लोग, कब ये जीरो दिखाएगा, कब ये नेगेटिव दिखाएगा। तो ओके बेटा, सो NO नहीं है बेटा, NO2 है, सॉरी एक मिनट थोड़ा ध्यान रखना। तो NO2 यहाँ पर क्या होगा, कभी पॉजिटिव दिखाएगा, कभी नेगेटिव दिखाएगा। तो NO2 पॉजिटिव कब दिखाएगा, जब इसकी शेप हमारे पास यहाँ पर बेंट शेप होगी। NO2 की शेप कैसी होगी, बेंट शेप में अगर ये जुड़ा हुआ होगा तो हम लोगों को क्या दिखाएगा, ये पॉजिटिव। और जब ये लीनियर शेप में, लीनियर ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होगा तो हम लोगों को ये कैसा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, माइनस, नेगेटिव चार्ज शो करेगा। वहीं पर NO आप लोगों का नाइट्रोसाइल बोलते हैं, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ये हमेशा कितना करेगा, -2 शो करेगा। तो आप लोगों को पता है, सब बातें आप लोग पढ़ के आए हो छोटी क्लास के अंदर, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट विच एलिमेंट या विच लीजेंड शो विच टाइप ऑफ नेचर। क्लियर है। तो स्टार्ट करता हूं बेटा। देखिए अब ध्यान से देखना इस चीज को कि जिसका निकालना है उसको हम लोग हमेशा x मानेंगे। क्लियर है आप लोगों को। मुझे किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, हमारे पास कॉपर है, इसका x। NH3 कितना शो करता है, 0, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, 0। अरे बोलो 0, 4 हो गया। SO4 कितना शो करता है बेटा, -2, इज इक्वल टू किसके बराबर करें, 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी बेटा, बताइए, +2 आ जाएगी। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। पोटाशियम एल्कली मेटल है, कितना शो करेगा, +1। कितने पोटाशियम है, 4, तो टोटल में कितना लिख दो बेटा, 4। Fe का निकालना है, एक Cn कितना शो करता है, -1, लिखा नहीं, Cn बेटा अपना शो करता है -1, लिख लेना इस चीज को। तो -1 कितने, 6 है, CnH है, तो कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी हमारे पास, +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट है, निकल का निकालना है, x। CO कितना शो करता है, 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ जाएगी इसकी, 0। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का निकालना है, तो पोटाशियम की कितने हो जाएंगे, 3। आयरन कितना बोलता है, x में, पोटाशियम एल्कली मेटल है, +1 शो करेगी, तो 3 पोटाशियम है, तो 3 प्लस x। ऑक्सलेट में बता चुका हूँ कितना शो करता है, -2, तो -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6, तो x -6, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, +3। तो आयरन इसमें यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर है। नेक्स्ट है CO, निकालना है x। NH3 कितना होता है, 0। क्लोरीन का कितना होता है, -1 इज इक्वल टू प्लस, अब ऊपर कितना, +2 चार्ज है, तो अब 0 नहीं रखेंगे, बराबर कितना रखेंगे, +2, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। तो कोबाल्ट यहाँ पर कितना शो करेगा, +3। यहाँ पर देखिए x, इसका कितना, 0, वाटर का भी कितना, 0, क्लोरीन का कितना, -1, उधर कितना, इस क्लोरीन का -2, तो टोटल कितना हो गया बेटा, +3। उधर जाएगा 0 के बराबर रखेंगे,
तो बेटा सारी वैल्यू रखने के बाद कितनी आएगी +3। तो इस प्रकार से हम लोग सकते हैं कि कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +3। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट पोटाशियम हमारे पास कितना होता है +1, 2 है तो +2 लिख लूं। प्लेटिनम का निकालना है x -6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा बताइए +4 = 0 के बराबर रखेंगे तब। यहाँ पर देखिए प्लेटिनम को x, NH3 को कितना रखेंगे बेटा जरा बताइए, यहाँ पर 0, क्लोरीन को कितना -4, तो = 0। उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा +4, तो प्लेटिनम यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप लोगों को इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल्स भेजूंगा, आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा पीडीएफ फाइल के फॉर्म में, प्लीज आप लोगों को उनको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो पूरी होगी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर। हम लोग उसके रूल रेगुलेशन नोमेनक्लेचर के देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल्स भी करेंगे। क्लियर है आप लोगों को। सो बेटा आज की क्लास इतनी ही होती है। आप लोगों को घर पे अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। सो प्लीज पढ़िए बेटा, घर पे आप आराम से स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और पढ़िए। क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।